8 से लेकर 12 तक सारी बच्चों को ट्यूशन वगैरह ट्यूटोरियल में जो पढ़ाया जाता है, जो सब्जेक्ट्स, उसकी हेड भी है और यहाँ ऑफिस मतलब इंचार्ज भी है। तो ये वो पढ़ाती है, ये सोनिया जी। आप तालाब के लोग कहाँ से? चौक से, चौक के अंदर कैंप रोड पे। मेरे पापा भी, मेरा मायका समझो तालाब के लोग ही विजयनगर में रहते हैं। आप किस जगह पे? कैंप है ना, स्कूल विशाल कैंप। अच्छा, मैं त्रिलोकपुर साइड से, त्रिलोकपुर से पहले। तो दूसरी मैम, ये लड़की हमारी जो बीच में है, रिहाना बानो, ये लड़की भद्रवाह से है। हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट कुछ कुछ पे भरा हुआ, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। हम बहनों को आगे नहीं लाने की कोशिश करते, उनको बोलते हैं आपका काम सिर्फ किचन में है, आप खाना बनाओ बस वहीं तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज आपके सामने, इधर देखो बेटा, आप साहब बच्चों के लिए आपके सामने ये वो हस्ती हैं जो आज हमारे यहाँ आई, हमारी किश्तवाड़ की आन बान शान, यानी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की चेयरपर्सन जीतना, और वहाँ अपने बलबूते पे जो डंका इन्होंने बजाया भी हमारे प्रोजेक्ट में, वहाँ पे सरकार ने हमें लताड़ा, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने धरने पे बैठ करके भी अपने उन लोगों के लिए संघर्ष किया। ये वो पूजा ठाकर बहन हमारी है, शहरनी है, और जिसने हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ऐसे मुट्ठी में करके खिलाया है। और आज हालांकि आपको पता, पॉलिटिशियन जो है वो लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन इन्होंने वो चीज़ जो असंभव को संभव बनाकर मतलब छोड़ा। और मैं इसके लिए क्या पूरे पार्डर से तो करता ही करता हूँ, लेकिन पूरे जम्मू के जितने भी आप मेरे यहाँ कार्यकर्ता हैं, आप सबके माध्यम से इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, जो इन्होंने इस मुसीबत में भी, हालांकि इनके पापा की सर्जरी हो रही है, लेकिन तब भी इन्होंने यहाँ पे मुझे समय दिया हमें सुनने को, और मैं अपने तंजीम की ओर से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार और ज़रा तारीफ हो जाएगी। उसके बाद मैम हमारे यहाँ और भी बड़ी जो बहनें अंदर बैठी है, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये हमारी शहजादा बहन है, कश्मीर से है मैम। तो ये वहाँ की, हमने महिला विंग का प्रेसिडेंट। अब तक 12 सरपंचों से हमारा डिस्कस यही हुआ था कि कैसे हम आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। जब वो 12 सरपंच यहाँ भी आए, उन्होंने सर आप मैंने कहा देखो, सरकार सुप्रीम पावर होती है, सरकार ही करेगा, हम तो सोशल काम करेंगे, गरीबों को ये वो छोटा मोटा हमारे हाथ में होता है क्या, लेकिन हम सब मिलकर एक हो जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसान बना सकते हैं। उसके बाद मैम ये बारामूला से है, और ये बहन हमारे साथ यहाँ फ्री ऑफ कास्ट काम कर दिया, बगैर किसी, हमको किसी को कहाँ से तनख्वाह देंगे, आपको पता तो है, लेकिन समाज के काम में अग्रेसर है। उसके बाद यहाँ ये हमारे कटोच साहब है, डोडा खिलहनी से, हाँ बबली कटोच, ये लेडी बबली कटोच, इनकी 3 बेटियाँ हैं, एक रिसर्चर है एग्रीकल्चर में, एक MBBS है गवर्नमेंट में, और तीसरी बेटी इनकी मैथमेटिक्स में MSc करके है मैम। ये भी हमारे यहाँ पे समाज के लिए फ्री में काम कर रही है। उसके बाद ये पारिवारिक मैम जो आज हमारे ये फैशन डिज़ाइनर है, इनके अपने घर में बुटीक्स का भी है, इनके हस्बैंड वो पुलिस में जॉब करते हैं, और साथ में रिटायर्ड जो अपने ये चीफ सेक्रेटरी हैं SS बलोरिया साहब, उनके साथ होते हैं। आज मेरा सौभाग्य है, इन्होंने मुझे रानी बलोरिया मैम से भी इंट्रोड्यूस करवाया, और इन्होंने मुझे वादा किया है कि एक दिन मैं ये अपने बलोरिया साहब को भी और रानी मैम को भी यहाँ ले आऊँगा। मैंने इनको कहा सर मेरी ब्रदर की बेटी की शादी है, तो 6 मई तक मैं वहाँ बिज़ी हूँ, उसके बाद हम नया एक शेड्यूल बनाएंगे, तो हम ज़रूर उनको भी यहाँ इनवाइट करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा परिवार है मैम। अब हम क्या करते हैं क्या नहीं, वो चीज़ें मैं आपके बारे में अपने तंजीम के बारे में आपको आगाह करना चाहूँगा। BSc नर्सिंग, GNM, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑल कोर्सेज यहाँ जम्मू के 12 कॉलेज जो हैं, ऐसे तो 42 कॉलेज हैं, लेकिन उन 42 में से 12 कॉलेज ऐसे हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दादे के ज़माने के जो रिकग्नाइज्ड हैं उस वक़्त के, उन कॉलेजों के साथ भी मेरा टाई अप है, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो वो उन कॉलेजों में भी हम अपने बच्चों को कम से कम, यानी अगर 1.5 लाख हमारी फ़ीस होगी तो 10-20 हज़ार का वो हमें लेस भी करते हैं, और वो फ़ीस जो है वो हमसे ले रहे हैं 2-2 हज़ार करके, यानी अगर 1.5 लाख फीस देनी है तो 3.5 साल में वो 2-2 हज़ार करके वो फीस पूरा करनी है उन बच्चों को, और वो अपना MD को क्लियर करेंगे और फीस भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत है मैम, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पानी पे बात नहीं होती, यहाँ बिजली पे बात नहीं होती, यहाँ और हम सब लोग मिलकर जितने भी हैं सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार को मतलब रिक्वेस्ट करेंगे
कि आपने हमारे इन लोगों को रोज़गार देना है, आपने हमारे इन लोगों को कारोबार देना है, जिसके कारण हम इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएं। पढ़ाई का मतलब एमएससी करना, पीएचडी करना नहीं है, कहीं ना कहीं इनको उस फील्ड में उनका रोज़गार मिले, उनको तरक्की मिले, तब जाकर पढ़ाई का असल मकसद होता है। उसके अलावा हमने प्राइवेट यहाँ अपने जैसे पेंसिल फैक्ट्री में मेरे मैनेजर के साथ बात हुई, मैं बहुत सी बहनों को मैंने वहाँ रोज़गार दिया है। जो बहनें वहाँ जाना चाहती है उनको एक आधार कार्ड लाना है और वहाँ पे जाएंगी। 8 घंटे का 8,000 रुपया, 9 घंटे का 9,000 रुपया। जो जेंट्स वहाँ करना चाहता है 12 घंटे का 12,000 रुपया। सुबह 9:30 बजे जाना है, 4 बजे छुट्टी। तो हम उस सेक्टर में भी अपनी बहनों को रोज़गार दे रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, अगर कोई जवान जो 10वीं पास 12वीं पास है, उसको हमने वहाँ पे 9 बजे जाना है और शाम 8 बजे तक वो ड्यूटी करेगा। 12,000 रुपया हम उनको वहाँ पे रोज़गार दे रहे हैं। और साथ में अब तक मैंने 42 लोगों को मतलब सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में लगाया है। 42 दर में 12, वो पैसा लगाओ, वो भी तो किसी ना किसी के घर जा रहा है। फिर जो मेरी बहनें हैं वहाँ पे, उसके बाद कटिंग एंड टेलिंग का हमने सेंटर खोला है, मैं मशीनें हम दे रहे हैं। और वो बहनें 25 लेडीज़ का एक ग्रुप होना चाहिए, वो अपने घर में ही, हम किसी को ये नहीं बोलते तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। सबसे पहले मैंने अपनी उस बहन की इज़्ज़त करनी है, अपने उस भाई की इज़्ज़त करनी है। क्यों आएगी वो बहन मेरे घर में, हम उसको उसके ही घर में बैठकर रोज़गार देंगे, मशीनें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया, राना तू क्या है, तू कहाँ से मशीनें देगा। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मशीनें मेरे पास कहाँ से आती है, मेरे पास ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं, ऐसे ऐसे पूजनीय बैठे हैं जो मुझे डोनेशन देते हैं। अभी लद्दाख का एक अली मोहम्मद कैप्टन साहब था, उससे मेरी कल बात हुई। उसने मुझे कहा राना 100 कंबल मेरे तरफ से आपको। तो उन 100 कंबल जो डबल बेड के कंबल हैं वो उन गरीब बहनों को मैं देता हूं जो बेसहारा हैं, जो जिनके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको हम वही डोनेशन फ्री में दे रहे हैं। हम अपने घर से कहाँ से देंगे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अभी मेरे पास 50 मशीनों का यहाँ पे पड़ी हैं, बहुत सी जगह पे मैंने सेंटर खुलवाए में। लेकिन हम लोग उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि काम साफ शफाफ हो, उन बहनों से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जब हमारे ऐसे लोग डोनेशन दे रहे हैं, हम उसका पैसा क्यों लेंगे। हाँ, इतना है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रूटीन मैम हमने रखे, कम से कम एक बार मेंबरशिप तो हमारे लिए करें। अगर हम उसको 10,000 का मशीन दे रहे हैं या 8,000 की मशीन दे रहे हैं, तो 1100 या 500 रुपये देने में उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आप सबके सामने क्लियर करता हूँ। उस 1100 और 500 से भी मैं पूरे इस मीडिया के द्वारा आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें से इतने लोगों को पानी पिलाना है, इतने लोगों को कागजों का काम, किसी को चाय, कितने क्या है, तो 1100 आज के ज़माने में क्या होता है मैम, तो वो भी 1100 पर कैंडिडेट से नहीं लेते, जिसको हम कोई जिम्मेवारी देते हैं, यानी जिसको हमने वहाँ का महिला प्रेसिडेंट बनाया या यूथ प्रेसिडेंट बनाया, उससे 1100। और जो सिंपल वर्कर होगा वो हमें सिर्फ एक बार 500 देगा और फर्दर के लिए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा। और उसके द्वारा भी हमने उनको उस 500 और 1100 के बदले किसी को इंडक्शन दिए, किसी को कंबल दिए, किसी को बैग बांटे, किसी को 20-20 किलो का राशन दिया, किसी को 10 किलो आटा, 10 किलो चावल दिया। तो मैम, ये आप जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और वही सपोर्ट हम उन गरीबों की तरह पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह जो हमारे पास आते हैं, जो हम बच्चों को देते हैं, कि जो स्कूल, जैसे एक बच्ची, ये गुड़िया, जैसे यहाँ मैम की बेटी है, इसने ग्रेजुएशन किया है, ये 4 बजे तक गवर्नमेंट का स्कूल लगता है, यानी 10 से 4 बजे तक। 10 से 4 बजे के बाद अगर 2 घंटे अपने ही घर में अगर ये बच्ची किसी गरीब के बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएगी, तो हम 8400 रुपया मेरी ऑर्गेनाइजेशन इनको वो पैसा देगी, तनख्वाह देगी, और ये फ्री में उन बच्चों को ट्यूशन करवाएगी। उससे इस बच्ची का क्या होगा, अर्निंग भी होगा और लर्निंग भी होगा। ये बच्ची एक्सपीरियंस भी ले लेगी पढ़ाने का, और साथ में रोज़गार भी इसके घर में ही मिलेगा इसको। और दूसरा चीज़ ये है कि हर घर हमने उन लोगों को रोज़गार देना है। तो ये हमारे इस तंजीम का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। बाकी मैम, हमें हमारी सुप्रीम पावर मैम आज आई है, मुझे इन पे भरोसा है। मैं जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ उसका नाम है सब डिवीज़न पार्ट चंडी माता मचील। तो मैम ने एक बहुत बड़ा भयानक कैंप, यानी हमारे ही सरकार की, चलो पॉलिटिशियंस की मैं बात नहीं करता, उनका अपना अपना सिलेबस है, क्या करते क्या नहीं करते हैं। मेरे लिए तीनों पार्टी जो है, यानी बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सियासत करो
लेकिन किस चीज़ की मैं आज इस मंच की ओर से ये जो गुलदस्ता है मेरे यहाँ कोई हमने किसी का फोटो नहीं लगाया, ना तो रविंदर रैना का लगाया, ना ये जतिंदर जी का लगाया, और ना ही फारूक साहब का लगाया, ना ही आज़ाद साहब का। ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ सारे लोग आएंगे, सारे भाईचारा से रहेंगे और हम सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे। जैसे मेरे यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि हम बातें नहीं करेंगे, हम बिजली ये दो वो दो, हम देंगे रोजगार, हम आपको कारोबार देंगे, हम बेरोजगारी को हटाएंगे। आप लोग बोलेंगे तू क्या चीफ मिनिस्टर है? सवाल चीफ मिनिस्टर का नहीं, इसके लिए प्लान होना चाहिए। मैं अपने वहाँ के उन नेताओं का नाम नहीं लूँगा जो भिन्न भिन्न पार्टियों के साथ हैं। वो लोग सरकार में होकर हमें कुछ नहीं दे पाए, हम सरकार से बाहर होकर उनको बहुत कुछ देंगे। ऐसे लोग मेरे पास बैठे हैं। हम अपनी बहनों को रोज़गार देंगे कि तुम्हें रोज़गार कैसे आएगा। पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ नहीं कि मैं लेक्चर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, खुद अपने पाँव पे स्टैंड होना है हम लोगों ने। और उसके लिए मेरी आदरणीय बहन जी पूजा जी एक बार फिर इनके साथ मतलब आप जोरदार स्वागत करेंगे तालियों से, और इनके शुभ वचनों को आप सुनेंगे कि कितने टैलेंटेड हैं ये, जिन्होंने चुनाव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं पूजा बहन से गुजारिश करूंगा कि अपने वाणी से मेरे परिवार को धन्य करें, और जो आपने यहाँ कष्ट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए तमाम जो आपके साथी हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व आदाब। मोहिंदर जी ने काफ़ी समय से मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया, बट शेड्यूल थोड़ा बिजी होने के कारण मैं नहीं आ पाई, और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपकी इस फाउंडेशन में एक हिस्सा बन पाई, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो यही है कि मैं लोगों का कैसे लोगों की मदद कर सकूँ, कैसे लोगों की हेल्प कर सकूँ। बेशक मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती, बट मेरा हमेशा ये रहा है कि पार्टी अपनी जगह है, बट लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जिस एरिया से हूँ बेसिकली वो सबसे फारफ्लंग एरिया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, वहाँ पर अभी तक रोड नहीं है, मोबाइल टावर्स नहीं थे। जैसे ही मैं चेयरपर्सन बनी विदिन 6 मंथ मैंने वहाँ पे जो नेटवर्क है वो शुरू करवाया, और रोड का काम भी अब चल रहा है, थोड़े समय में वो भी हो जाएगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर कोई दिल से काम करना चाहे सच में, तो नामुमकिन कोई चीज़ नहीं। मुश्किलें आती, हमें भी बहुत जगह पे रोका जाता है, हमें भी बहुत जगह पे काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि वही पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है कि अगर ये काम इनके थ्रू होगा तो मैम तो साल में ही बन गई है झांसी की रानी, जो कि लोग कहते हैं, तो फिर कहीं और कुछ और ना हो जाए, तो इसलिए हर जगह पे रोड़े अटकाए जाते हैं। बट ये है कि काम करना है, लोगों को पता है कि हम किस दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं। अगर मैंने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ -डिग्री टेम्परेचर में, अगर मैं वहाँ ठंड में बैठ के लोगों के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया, तो मैंने वो अपने घर के लिए नहीं किया, मैंने उन लोगों के लिए किया जो कि वहाँ पे धूल खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, ब्लास्टिंग से उनके घर तबाह हो रहे हैं, बट उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा था। और आज देखिए उसी एरिया में काम चल रहे हैं सड़कों के, उसी एरिया में वो जो ब्लास्टिंग से घर ख़त्म हो गए उनके काम चल रहे हैं, कहीं काम नहीं भी हो रहे, बट मैं पीछे हूँ उन लोगों के कि आज नहीं कल नहीं परसों उनको करना ही करना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमें एक जो कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत कुर्सी पे तो बिठा दिया गया है कि आपका MOS का प्रोटोकॉल है, बट हमें काम करने नहीं दिया गया है। मैम आपसे इसी रिलेटेड में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पहली ऐसी शख्स थी, आपके आने से पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो आपने बोला, आप एक पहली ऐसी शख्स थी जिन्होंने बोला कि हमें इस तरह की पावर नहीं दी जा रही कि DC तो हमें अंदर भी अलाउ नहीं करता, जब आप लोगों के हक और हकूक की बात करते हैं। आज 6 महीने 8 महीने बाद बीजेपी में जाके जब लोग सवाल पूछते हैं या और पार्टीज को सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं अफसर शाही नहीं चलेगी, अफसर शाही नहीं चलेगी, बार बार उनका ये कहना। आप भी तो वही कह रहे थे, तो आपके ऊपर इतनी प्रताड़ना, इतनी एलिगेशंस क्यों लगी? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं शायद वो कुछ और ही मोटो लेके चल रहे। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पार्टी ने मुझे ये
उस कुर्सी पे बिठाया है। और मैं इस चीज़ को नहीं भुला सकती क्योंकि और भी चेहरे थे, बट सिर्फ एक हिंदू राजपूत लड़की को उन्होंने उस कुर्सी पे बिठाया और जिसको कि ये मुस्लिम पार्टी का टैग दिया जाता है। तो ये उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैडम मैं आपसे और ये चीज़ जो है ये उन लोगों को भी समझ है जो वहाँ पे हैं, जो देख रहे हैं कि सच में क्या हो रहा है। और मैं उस चेयर पे एक पार्टी कैंडिडेट होने के नाते से नहीं बैठी हूँ। मैं वहाँ पे अगर बैठी हूँ तो उन लोगों के लिए बैठी हूँ, उन अपने मेंबर्स के लिए बैठी हूँ जिन्होंने मुझे उस कुर्सी पे बिठाया है। और मैं लोगों के काम करने के लिए बैठी हूँ। मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है तभी मेरी बात होती है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपोजिशन का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसी अपोजिशन आप कहें कि अपोजिशन जानबूझ के भी की जाती है क्योंकि जब इनको कुछ मिलता नहीं है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट उठा के आप। मैम आपने एक चीज़ बोली बहुत प्यारी कि राजपूत लड़की हूँ जी। ऐसा क्यों है कि अगर भाजपा में ही कोई मुस्लिम समुदाय दूसरे समुदाय से आता है तो वो राष्ट्र भक्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी और पार्टी में राष्ट्र भक्त के परिवार का परिजन रिश्तेदार जाता है तो वो राष्ट्र द्रोही हो जाता है। तो आपको भी ये चीज़ का सामना करना पड़ा? देखिए मुझे लगता है आज का जो युवा वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो कोई अनपढ़ नहीं है और ना ही आज कुछ छुपा हुआ है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और जो ग्राउंड की रियलिटी है वो सबको पता है। ये हिंदू मुस्लिम ये पहले होता था क्योंकि पहले जो ना इतना एजुकेशन होता था, ना इतने लोग अवेयर होते थे, ना इतना सोशल मीडिया था। बट अब लोगों को पता है कि अपने आप कहें कि अपने मतलब के लिए या अपनी पर्सनल ग्रजेस के लिए जो ये चीज़ें हैं हिंदू मुस्लिम सिख ये करते हैं। बट जो आजकल के लोग हैं वो इतने अवेयर हो गए हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए वोट देना है, हमें धर्म के लिए वोट नहीं देना। और मुझे लगता है एक अच्छा वोटर वही होगा जो डेवलपमेंट के लिए वोट करे, ना कि किसी धर्म के लिए। आप कैंडिडेट को देख के वोट करो, क्या वो डिजर्विंग है, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या उसमें वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपके लिए काम करेगा। दैट इज द मेन पॉइंट। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैम आपने बहुत एक अच्छी बात की कि कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए। उन सियासतदानों का क्या जो बीच मझधार में लोगों को छोड़कर चले जाते हैं? मैं बात करना चाहूँगा सुनील शर्मा जी का। वो पहले एक तो कहते थे किश्तवाड़ सिटी मेरी है, किश्तवाड़ एरिया मेरा है। आज फार फ्लंग एरिया पाडर को उन्होंने पकड़ लिया है, जहां से जीतने के चांसेस कहीं ना कहीं हिंदू बेल्ट होने की वजह से एक समीकरण ये भी है कि भाजपा के जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो उन वोटर्स का क्या हाल होगा? देखिए ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। हम किसी के पर्सनल डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो किश्तवाड़ से लड़े या पाडर से लड़े, इट इज़ अप टू हिम कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि वहाँ के वोटर्स को जागना चाहिए। आप देखिए कि आपके लिए कौन बेहतर है। आप ये मत देखिए कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है। आप ये देखिए कि क्या वो आने वाले समय में आपके एरिया में काम करेगा। वो जो गरीब तबका, मुझे लगता है पाडर मैं गई हूँ और मुझे लगता है वहाँ इतनी गरीबी है, दक्षिण में उतनी गरीबी मुझे नहीं दिखती है जितनी मुझे पाडर में दिखती है। तो अगर सही में आप काम करना चाहते हैं तो उन वर्ग को चुनिए ना, उन वर्ग की डेवलपमेंट करें, तभी तो पता चलेगा। आपका एक स्टेटमेंट था कि 80 लोगों को राजस्थान से लाया गया, बाहर से लाया गया, लेकिन किश्तवाड़ के लड़के, क्योंकि मैं भी अर्शफल डोडा से बिलोंग करता हूँ, मैं एज ए जर्नलिस्ट बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता हूँ। कितनी बार किश्तवाड़ के लड़के मेरे को रिज्यूम भेजते हैं, मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। मैम ऐसा क्यों है कि किश्तवाड़ के बच्चों को ही किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा रहा? देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा तानाशाही है और अगर तानाशाही कोई कर रहा है वो बाहर के लोग नहीं कर रहे, वो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस ही हैं जो वहाँ पे तानाशाही कर रहे हैं। और एक जो वो प्रोजेक्ट्स जो वो कंपनी वाले जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी इतना आप कहें कि दबाव में रखा जा रहा है कि वो लोग भी पहले किसी को लगाने से पहले मिनिस्टरों को फ़ोन करते हैं कि ये कैंडिडेट आया है, क्या मैं इसको लूँ या नहीं। मतलब उन पर भी इतना प्रेशर है, वो भी फ्रीली काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हक हम लोगों का है। जो आप देखिए अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट बना और हमारे सामने गांव है वो ब्लास्टिंग से उसका बच्चा बेड से गिर रहा है, उसके बर्तन किचन के नीचे गिरे, तो आपको क्या लगता है कि पहली नौकरी उस इंसान को मिलनी चाहिए या पहली नौकरी आप 100 मील या 200 मील जो बैठे हुए हैं उनको? मतलब कम से कम पहले ये चीज़ देखनी चाहिए, चाहे वो NC का है, चाहे वो BJP का है, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे वो किसी भी पार्टी का, बट हक जो है सबका है। हक
हर उस लैंड यूजर का जिसने अपनी ज़मीन खोई है, जिसने अपना घर खोया, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो लोग अभी अपना जो आशियाना है वो बना रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं है कि वो उन प्रोजेक्ट्स में काम कर सके? बट वहाँ पे ऐसा कुछ, और मुझे इतनी हैरानगी होती है कि 21 दिन का मैंने प्रोटेस्ट किया, -डिग्री टेम्परेचर में, मीडिया में इतना आया, बट जो हमारे यहाँ पे जो LG इंतज़ामिया है उन्होंने इतनी जहमत नहीं की, कम से कम कोई अपना ऑफिसर या कोई, कि क्यों यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ क्यों हो रही हैं, जब वहाँ प्रोजेक्ट्स इतने सारे बन रहे हैं और लोग जो हैं वो रास्तों पे हैं, तो हम पता करें भाई ऐसा क्यों, बट वहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। क्योंकि ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये नेशनल बेनिफिट्स के लिए, ये हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए, बट डेवलपमेंट का ये मतलब है कि लोगों की भी मैम आपने डेवलपमेंट नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात की, खान भी आया, खान भी रोका गया, क्योंकि खान का हमने कहीं कभी नहीं सुना कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर से रोड जाती हुई, लेकिन ये किश्तवाड़ हाइड्रोलिक नेशनल पार्क प्रोजेक्ट पहला देखा जहां सेंचुरी के अंदर से रोड, क्योंकि कॉरिडोर्स हमेशा डिस्टर्ब होते हैं, जानवर मरते हैं, और हमने देखा कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ के लिए भी अपनी वॉइस रेज की। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, वो जो डिसीजन करेंगे अगर वो गलत भी है वो तो भी इम्प्लीमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानती, कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि सरकार 370 हटने से और यूटी बनने से जो आप लोगों की पावर से, एक तो पहले आपको फुल फ्लेज नहीं दी गई, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन कोई ना होने से हमारी जो यूटी में बोल दूं, ये कहीं ना कहीं सोतेला बर्ताव महसूस कर रही है रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपका ये मानना है कि नहीं? देखिए, जैसा बताया गया था कि जो DDCs होंगे उनके पावर्स ये होंगे, उनको इस तरह से डेवलपमेंट करनी है, बट मुझे जहाँ तक, मेरे को 1 साल हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोगों को उस लिहाजे से सिर्फ नेशनल लेवल पे ये दिखाने के लिए कि JNK में सब ठीक है, इलेक्शंस अच्छे से हो गए हैं, हम लोगों ने नई जो 3 टायर सिस्टम है बना दिया है, अब पंचायत के ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट होगी, बट ऐसा जो है मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब लोग देखते हैं पिक्चर में मैडम तो DC के आगे बैठी हुई है, तो ऐसा क्यों मैम कहती है कि मुझे DC से भी कम पावर, तो हम लोगों को वो बैठने का वो दे दिया गया, बट जो एक आप कहें कि कागज़ की कार्रवाई, जो हम चाहते हैं कि सही में अगर यहाँ पे एक रोड बननी चाहिए जो कि नेसेसिटी है उन लोगों की, उस रोड को बनने के लिए हमें इतनी मैम आज ही मैं डोडा के बच्चों की एक बात देख रहा था, डोडा के बच्चे कहीं ना कहीं आपकी तारीफ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आप एक तो वोकल हैं, DDC चेयरमैन नेको डोडा से बने, और मैं उनसे पर्सनली भी जानता हूँ, काफ़ी शरीफ इंसान है धलंधर कोतवाल जी। हम कहीं ना कहीं कहते वो वोकल नहीं है, उन्होंने अपना जो फंड है 90% यूटिलाइज किया। हमने लड़कों को भी पूछा कि आपका 90, वो कहते लेकिन जहाँ फ्लड लाइट्स लगने चाहिए थे वहाँ पे लाइट्स छोटे छोटे लग गए, लाइट्स लोगों को पर्सनल बेनिफिट के लिए PRIs को दिए गए, सरपंचिस को दिए गए। आपको हम हमेशा देखते हैं कि आप वोकल होके बोलते, तो इससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सेंटर में तो भाजपा है। बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, और मैं मुझे हर दिन उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, और मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ तक मुझे याद है, हम भी DDC इलेक्शंस के दौरान थे, तो 10 लोगों में से 3 भाजपा के कैंडिडेट थे, 5 ANC के और 8 हम लोग थे। 8 जी हाँ, NC से हम 6 लोग थे, और इंडिपेंडेंट 3 थे आई थिंक। जी तो 6 लोग हम, ऐसे तो हम 7 थे, बट एट द मेन टाइम जो एक हमारे कैंडिडेट थे वो उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो हम 6 लोग रह गए थे, और हम हमारे साथ कांग्रेस के 2 लोग हैं, तो हमारा अकॉर्ड हुआ था और 8 वोटों से मैं जीती थी। तो मैम आपको डिफिकल्टी नहीं आती जब पूर्ण बहुमत के साथ ना आओ? तो नहीं, डिफ़िकल्टी, अगर आपके मेंबर्स लोग अच्छे हैं, अगर उनका जो माइंड सेटअप है वो भी डेवलपमेंट है, वो भी लोगों की हित में काम करने का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए या आएगी। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर सिर्फ कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो अलग बात, बट ऊपर वाले की, माता चंडी की दया है कि जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और सारे नौजवान हैं, तो हमें थोड़ा सा अलग सा जज्बा है कि हम सच में बैठे हैं तो कुछ करें, तो ये चीज़ है। हम नए नए भी आए हैं, तो इसलिए हमें इतना पॉलिटिक्स का पता एक चीज़ हम मोदी जी की बार बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं यूथ में बड़ा दम होना चाहिए, यूथ रीढ़ की हड्डी है।
कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है आप जैसे यूथ जब पॉलिटिक्स में शिरकत करते हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे और अच्छा होगा। बिल्कुल, अगर यूथ को मौका मिलेगा और सच में अगर जैसे कहा गया था कि डीडीसी चेयरपर्सन को या मेंबर्स को इतनी पावर्स दे, तो मुझे लगता है कि बहुत तरक्की होती, क्योंकि हम लोग जो हैं हम अलग लेवल का सोचते हैं, हम अलग लेवल के डेवलपमेंट का सोचते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो पहले नहीं हुआ वो हम करना चाहते हैं। बट जब आपके ऊपर आप करना कुछ चाहते हैं और आपको करने के लिए आप बोलें कि वैसी सहूलियातें ही नहीं मिलती हैं, तो फिर इसलिए हम लोग भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। बट वही है कि फिर से सुबह देख के हम उठते हैं, कहते हैं कि नहीं आज कुछ और अच्छा करेंगे। तो जितना हमें दबाया जाएगा, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने तो ये प्रण किया है कि जितना मुझे दबाएंगे मैं उतना ही ज़्यादा चिल्लाऊंगी। और अगर चिल्लाने से भी कुछ नहीं हुआ तो सड़कों पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि सड़कों पे क्यों बैठना है, आप चेयरपर्सन हैं, तो लोगों के लिए मैं सड़कों पे भी बैठने से नहीं हिचकिचाऊंगी। और मेरे को जब भी लगेगा कि मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो मैं शोर तो उठाऊंगी। ये कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन को ज़रूर देखना चाहिए कि अगर डीडीसी चेयरमैन तंग होकर सड़कों पर बैठते हैं नौकरियों के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी खामियाजा यूथ की ओर चल पड़ा हुआ है, खामियाजा यूथ को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने बात की, मैं जिस एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, मड़वा दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मड़वा दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ, इंद्रवाल के बच्चे, किश्तवाड़ सिटी के बच्चे, आज जो भी बच्चे हम देखते हैं वो डीडीसी चेयरमैन के पास तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी ये फाइलें देखनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन तो हो रही है, लेकिन आप अगर 80 ड्राइवर बाहर के लगाते हैं, 80 वर्कर जो भी आप वर्कर्स हैं वो बाहर मध्य प्रदेश के लगा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि 370 के बाद भी जो अल्ताफ बुखारी जी भी दावा करते हैं कि नौकरियों की बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसीज़ की वो जम्मू कश्मीर के बच्चों की रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है वो टूटती हुई सी आशा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो ये यंग चेहरे आए हैं, हम सबसे पहले तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे कि आप जैसे यूथ ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और हमारे साथ इतनी बेबाकी से इंटरेक्शन की, क्योंकि ये एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई नहीं, हमने आपके ऊपर तीखे प्रहार भी किया, लेकिन मैं पूजा ठाकुर जी दिल से चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें और अच्छा काम किश्तवाड़ के लिए करें। अभी के लिए इजाज़त, जय भारत, जय हिंद। अच्छा बेटा, पहले तो